दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों ज्यो ज्यो चुनाव की तारीख करीब आती जा रही है, बिहार का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। और जब बिहार का चुनाव दिलचस्प हो रहा है तो उसके साथ साथ नेताओं के दौरे भी बढ़ रहे हैं। नेताओं के दौरे जब बढ़ते जा रहे हैं तो छठ महापर्व खत्म होने के साथ ही जिस तरह की सियासी फिजा बिहार में बनने की उम्मीद लगाई जा रही थी, उस उम्मीद से बिल्कुल अलग जाते हुए बिहार में एक नए तरह के सामाजिक परिवेश के बीच अलग अलग गठबंधनों के बीच गठबंधन की स्थिति को बरकरार रखते हुए चुनाव हो रहा है। 29 तारीख को, जी हां, इसी 29 अक्टूबर को राहुल गांधी दरभंगा पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी का बिहार दौरा, फिर थोड़े ही दिनों आगे पीछे प्रियंका गांधी का बिहार दौरा। लेकिन 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार जा रहे हैं, छपरा जिले और मुजफ्फरपुर जिले में वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, तो उनके साथ मंच पर नीतीश कुमार नहीं होंगे। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के मंच पर नहीं होंगे, ये छोटी खबर नहीं है। नीतीश कुमार आखिर क्यों नरेंद्र मोदी के मंच पर नहीं होंगे? आखिर कारण क्या है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के मंच पर नहीं होंगे? खड़े होकर ताली तक बजवाई, सबको प्रधानमंत्री के सम्मान में खड़े होने के लिए भी कहा। लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर होंगे, वही बिहार की सदारत करेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में न सिर्फ चुनाव होगा, बल्कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार एनडीए की सरकार बनने की सूरत में बिहार का नेतृत्व अगले 5 साल तक करेंगे। ये बात जब जितने दिनों तक टाली जाएगी, नीतीश कुमार की नाराजगी उतने दिनों तक बढ़ती जाएगी। लेकिन क्या अब नाराजगी बढ़ने से आगे की परिस्थिति आ गई है? सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के चुनाव में नामांकन भरे जाने का विंडो अब क्लोज हो चुका है। अब किसी चिराग मॉडल 2020 की गुंजाइश नहीं बचती है, जहां जदयू की सीटों पर 2020 की तरह अंदर खाने एक नैरेटिव सेट हो सके कि भाजपा लोजपा एक ही है, भाजपा ही लोजपा है, लोजपा ही भाजपा है। आज नीतीश कुमार चिराग पासवान के घर भी पहुंचे, छठ पर्व के अवसर पर खरना का प्रसाद खाने के लिए पहुंचे। लेकिन सियासत में कितना प्रसाद नीतीश कुमार चिराग पासवान को दे पाएंगे, ये बात बिहार की सियासत को समझने वाला एक एक व्यक्ति बखूबी जानता है कि नीतीश कुमार का कोर वोटर लोजपा और भाजपा की सीटों पर किस मनह स्थिति में। बिहार में 101 सीट जनता दल यूनाइटेड लड़ रही है। बराबर का भाई यानी जुड़वा भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी भी 101 सीट लड़ रही है। जेडीयू की सीटों पर चिराग मॉडल की संभावना धूमिल हो चुकी है। लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश मॉडल की संभावना भाजपा और लोजपा की 129 सीटों पर अभी भी बची हुई है। और यही 129 सीटें यह तय करने जा रही है कि बिहार में सरकार कौन बनाएगा। अब इन 129 सीटों में कुछ जगह फ्रेंडली फाइट भी है। मसलन नरकटियागंज, जहां कांग्रेस ने शाश्वत केदार पांडे को उतारा है, तो राष्ट्रीय जनता दल ने कभी विश्व हिंदू परिषद के मंच पर दिखने वाले दीपक यादव को उतारा है। ठीक इसी तरह लालगंज की सीट है, ठीक इसी तरह बछवाड़ा की सीट है। ऐसी कई सीटें हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट की सूरत अभी बनी हुई है। लेकिन ऐसे इक्का दुक्का एग्जाम्पल को छोड़ दिया जाए तो पूरे बिहार की जो परिस्थितियां बनी हुई है, उसमें अब चुनाव इन 129 सीटों पर सिमटता जा रहा है। और इन 129 सीटों के नतीजे ही, जिन पर भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए के बैनर तले चुनाव लड़ रही है, वहां जनता दल की यूनाइटेड के वोटर निर्णायक भूमिका में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार की सामाजिक परिस्थितियों को देखें, जाति गणना के बाद की परिस्थितियों को देखें, प्रशांत किशोर फैक्टर की मौजूदगी में चल रही परिस्थितियों को देखें, आईपी गुप्ता और मुकेश सहनी के महागठबंधन के साथ मजबूती से जुड़ जाने की परिस्थितियों को देखें, तो इन सारी परिस्थितियों में महादलित वोटर और अति पिछड़ा वोटर क्या जनता दल यूनाइटेड की सीटों पर नुकसान करने की स्थिति में है या भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर नुकसान करने की स्थिति में है? ये सवाल बड़ा है। और इसके साथ साथ नीतीश कुमार का स्वजातीय कुर्मी वोटर, ये वोटर किन सीटों पर जाकर किस तरह का राजनीतिक खेल दिखाने की स्थिति में है, इस खेल की चर्चा बिहार के चौक चौराहे पर हो रही है। लेकिन चर्चा की शुरुआत क्यों न पटना शहर से कर दी जाए। पटना शहर के बारे में एक बात बहुत आसानी से कही जा सकती है कि जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ 1990 से बना हुआ है, सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव जैसे नेता वहीं से आए,
आज भी पटना शहर की सीटों पर बीजेपी का वर्चस्व है। वहां अब वही होता हुआ दिखाई दे रहा है जो पिछले लोकसभा चुनाव में शाहाबाद इलाके की 4 लोकसभा सीटों पर होता हुआ दिखाई दिया। क्या हुआ था तब शाहाबाद में? शाहाबाद इलाके की चारों लोकसभा सीट में से एक लोकसभा सीट पर, काराकाट की सीट पर भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह खड़े हो गए। पवन सिंह के पक्ष में राजपूत वोटर लामबंद हो गए। नतीजा यह हुआ कि उस पूरे इलाके में पवन सिंह की वजह से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार सकते हैं। अंत में हारे भी। ये मैसेज इस रूप में गया कि राजपूतों ने कुशवाहा को वोट नहीं दिया, कुशवाहा ने राजपूतों को वोट नहीं दिया, और फिर सब अपनी अपनी जाति को वोट देने लगे। पटना शहर में भी यही हो रहा है। पटना शहर में सबसे बड़ी कायस्थ आबादी जहां पर रहती है, वो कायस्थ वोटर जिनके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ेंगे। अब जाने माने मैथमेटिशियन केसी सिन्हा, जिनकी किताबें पढ़कर हम सब बड़े हुए, उनके इलाके में वो चुनाव लड़ रहे हैं जनसुराज से, और वहां से भारतीय जनता पार्टी ने जब गुप्ता उम्मीदवार को उतारा तो बांकीपुर सीट पर भी उसका असर पड़ रहा है, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि कायस्थों को अपना प्रतिनिधित्व जाता हुआ दिख रहा है। बीजेपी के कोर वोटर्स जातीय संघर्ष में उलझे हुए हैं, और उलझे हुए क्यों ना? जातीय संघर्ष लोकतांत्रिक रूप से है, कोई उस तरह का संघर्ष नहीं है जिस तरह का आप सोच रहे हैं। और उस जातीय संघर्ष में जब वोटर उलझा हुआ है तो सबको अपने प्रतिनिधित्व की चिंता है। और यह बात सही भी है कि कायस्थ समाज को यदि पटना शहर में सीटें नहीं मिलेंगी तो पूरे बिहार में कहां मिलेंगी? बीजेपी ने रश्मि वर्मा का टिकट नरकटियागंज में काट दिया। बीजेपी ने कुम्हरार की सीट पर कायस्थ को टिकट नहीं दिया और अरुण सिन्हा का टिकट काट दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पूरे बिहार में सिर्फ एक कायस्थ भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? मंत्री नितिन नवीन। यह स्थिति पटना शहर के अंदर जो बीजेपी की बनी हुई है, पटना शहर की 4 सीटों के दायरे से बाहर यदि निकले तो भाजपा और लोजपा की 125 सीटें अब भी है। और भाजपा और लोजपा की जो 125 सीटें हैं, पटना शहर की 4 सीटों को मिलाकर वो 129 सीटें होती हैं। उन 129 सीटों पर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की रैली में जाने से बच रहे हैं, वो नहीं जाना चाहते। उनकी नाराजगी अब सार्वजनिक होती हुई दिखाई दे रही है। तो इसके बाद जनता दल यूनाइटेड के कोर वोटर को जो मैसेज जाएगा, उस मैसेज में एनडीए का पूरा चुनावी समीकरण बिगड़ सकता है। अमित शाह की पूरी चाणक्य नीति बिखर सकती है, क्योंकि बिहार की सियासत सामाजिक समूहों के अलग अलग गुलदस्तों के मजबूत समीकरण से तैयार होता है। बिहार की सियासत में 90 का दशक भी खत्म हो गया, 91 और 95 का साल भी खत्म हो गया, जब मंडल की सियासत ने बिहार के अंदर एक नए तरह की सामाजिक क्रांति को जन्म दिया। 2005 के सुशासन का असर भी, जो नीतीश कुमार का कथित सुशासन है, उसका असर भी अब कम होता हुआ दिखा। और अब बिहार पलायन के दर्द से वैसे ही जूझ रहा है, यूं कहें पहले से ज्यादा जूझ रहा है, जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिस राज्य में गांव में युवा पीढ़ी दिखाई तक नहीं देती, वो छठ और होली में ही दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले प्लान बनाया कि 12,000 ट्रेनें चलाई जाएंगी। वो 12,000 ट्रेनें किधर हैं? जिसने गिनती की हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताए। छठ पर्व पर लोगों को बिहार लाया जाएगा। बीजेपी के अंदर से भी तैयारी हुई कि ट्रेन से, बस से, फ्लाइट से जो बाहर जो लोग नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो मजदूर हो या स्किल्ड लेबर हो या किसी दूसरी फील्ड में हो, कोई व्हाइट कॉलर जॉब में हो, सबको बिहार तक पहुंचने में सुगमता हो सके तो मुफ्त में लाया जाए। लेकिन इस प्लान को भारतीय जनता पार्टी ने बीच में ही छोड़ दिया, और इसलिए छोड़ दिया क्योंकि पलायन मुद्दा बन रहा था। तो ये वोटर कहीं प्रशांत किशोर को, जनसुराज को वोट ना दे दें। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को अपने कोर वोटर्स के बीच से चुनावी हिंदुत्व बिखरता हुआ नजर आ रहा है। वैसे भी बीजेपी ने लगभग आधे टिकट अपर कास्ट को दे दिए। उसके बाद से बिहार के अंदर पिछड़े वर्गों की सियासत जाति गणना के बाद भारतीय जनता पार्टी को संशय की स्थिति में देखने की उस परिस्थिति को और बढ़ा रही है, जिस परिस्थिति में भाजपा के नेता संविधान बदलने जैसे बयान तक दे देते हैं। अब संविधान बदलने की बात सामने आती है तो महादलित समुदाय क्या करेगा? नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर की रैली में, मुजफ्फरपुर जिले की रैली में प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। ये बात जो जदयू सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, छपरा में साझा नहीं करेंगे। उसके बाद
क्या होगा भारतीय जनता पार्टी का? बीजेपी का जो वोटर है वो तो विवश है कि जेडीयू की सीटों पर कोई चिराग मॉडल हुआ नहीं, लालू यादव की पार्टी को वो वोट दे नहीं सकता। जहां जहां जेडीयू वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है वहां हो सकता है कि वो वोटर कांग्रेस की तरफ मूव कर जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस एक ताकत के तौर पर बिहार में दिखाई दे। ये स्थिति जब बिहार में मौजूदा दौर में बनती जा रही है, तब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी यदि मंच साझा नहीं करें, नीतीश कुमार के नाम का ऐलान मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर नहीं हो, पिछड़े वर्गों के बीच भाजपा के द्वारा आधे टिकट अपर कास्ट को दिए जाने से पैदा हुई परिस्थितियां बीजेपी के चुनावी नैरेटिव को खराब करते हुए दिखाई दे, तो आखिर भाजपा और लोजपा कौन सा चुनाव लड़ेंगे? वो लोक जनशक्ति पार्टी जिसके पिछले 3 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को आप देखें तो रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग पासवान की पार्टी 3-2-1 एक एक पायदान नीचे उतरते गए। 2010 में 3 सीटें, 2015 में 2 सीटें और 2020 में 1 सीट, और उनके विधायक कभी बचे रह गए तो कभी टूटकर दूसरे पाले में चले गए। तो 3-2-1 का ये नंबर क्या 0 तक आएगा? ये टेलीफोन नंबर टाइप दिखने वाला 3-2-1 का नंबर क्या और नीचे कहां तक जाएगा? माइनस में तो जा नहीं सकता। ये परिस्थिति जब सामाजिक स्तर पर एनडीए के अंदर टूटन की परिस्थिति, वोट बैंक के बिखरने की स्थिति पैदा कर रही है, तो क्या महागठबंधन इसका फायदा उठा पाएगा? अब महागठबंधन कहां फायदा उठा पाएगा, जरा इन स्थितियों पर गौर करें तो 2-3 बातें साफ दिखाई देती है। अति पिछड़ा राजनीति, जिसमें नरेंद्र मोदी भी दावा करते हैं कि वो अति पिछड़े हैं। अति पिछड़ा राजनीति के चैंपियन अति पिछड़ा वर्ग से न होने के बावजूद नीतीश कुमार हैं, क्योंकि अति पिछड़ा की पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी को एक सामाजिक क्षेत्र और एक वोट बैंक के तौर पर कर्पूरी ठाकुर ने जो बुनियाद सरकारी नौकरियों में आरक्षण के माध्यम से डाली थी, वो पंचायत और लोकल बॉडी के इलेक्शन के माध्यम से उसको और मजबूत करने और जमीन तक उतारने का काम नीतीश कुमार ने किया। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के पहले बिहार के पंचायतों में 3-3.5% के आसपास अति पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व था, खासकर यदि गांव में जो मुखिया या प्रधान होते हैं 3-3.5% के करीब थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें 20% आरक्षण देकर उनकी स्थिति को 20% तक तो पहुंचाया। अति पिछड़ा वर्ग अभी भी बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार के साथ है, लेकिन उसी अति पिछड़ा वर्ग के 2 अलग अलग समुदायों के नेता, जिसमें मल्लाह समाज के नेता जो खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं और अब डिप्टी सीएम पद के घोषित कैंडिडेट है महागठबंधन की तरफ से, मुकेश सहनी, वो अब तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी के साथ गलबहियां कर घूम रहे हैं। तत्वा ताती समाज के नेता आईपी गुप्ता जो बड़ी रैली पटना में कर चुके हैं, अपनी ताकत का प्रदर्शन दिखा चुके हैं, वो सहरसा शहर की सीट, बेलदौर की सीट और जमालपुर की सीट, इन 3 सीटों पर महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और 4 जिलों में बड़े प्रभावी दिखाई देते हैं, मुंगेर, खगड़िया जिला, सहरसा जिला और समस्तीपुर जिला। अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ यदि जनता दल यूनाइटेड के वोटर ने खेल किया तो अति पिछड़ा वर्ग का खेल तो पहले से ही विभाजित दिख रहा है। तब यदि नीतीश कुमार के नाम का ऐलान मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं हो रहा है तो किस तरह का मैसेज और ज्यादा मजबूती से बिहार के वोटर्स के बीच जाएगा, यह बताने की जरूरत नहीं है, हमारे दर्शक खुद ही समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। गठबंधन के अंदर यदि आपसी सहमति के बीच आपसी सहमति से कहीं ज्यादा अविश्वास का माहौल बन जाए तो 2019 का लोकसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश में बुआ बबुआ की पार्टियों के बीच का गठबंधन सबने देखा है। बसपा और सपा का गठबंधन हुआ था, लेकिन बसपा और सपा का वो गठबंधन बीजेपी को सिर्फ 9 लोकसभा सीटों का नुकसान पहुंचा सका था। 71 से घट के भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 62 पर आई थी, बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो पाया। और बिना बहुजन समाज पार्टी के, चूंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बन गया, सपा बसपा गठबंधन की तरह अविश्वास नहीं था। संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ और जाति गणना का मुद्दा अखिलेश यादव ने पीडीए के नए टर्म के साथ, नए शब्द के साथ जनता के बीच में उतार दिया। उसके बाद नतीजा सबने देखा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर चली गई।
समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 55% सीटों के साथ टॉप कर गया, आधे से ज्यादा सीटें जीत ली। तो क्या इस बार ये परिस्थिति उन 129 सीटों पर आकर खड़ी हो गई है जिन 129 सीटों पर भाजपा और लोजपा चुनाव लड़ रही है? मैं बार बार कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, जब तक ये हालात दिखते रहेंगे तब तक मैं इस बात को कहता रहूंगा कि बिहार में असल चुनाव 129 सीटों पर हो रहा है। 129 सीटों के चुनाव की पिछली झलक जरा हम देखें तो कुछ सीटों का नाम मैं लेता हूं। उत्तर बिहार की राजधानी कही जाती है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर शहर की सीट पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने गंवा दी थी, वहां कांग्रेस पार्टी जीत गई थी और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अनुकूल हालात नहीं है। मुजफ्फरपुर शहर में मल्लाह समुदाय की बड़ी आबादी है। मल्लाह समुदाय के नेता मुकेश सहनी पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, इस बार वो महागठबंधन के साथ है। तो परिस्थितियां और वोट बढ़ने की स्थिति तो और ज्यादा मजबूत होने के बजाय कमजोर ही हुई है मुजफ्फरपुर शहर में। ऊपर से नीतीश कुमार मंच साझा नहीं कर रहे हैं, फिर महादलित और लौकुश समाज या कुछ हद तक अति पिछड़ा के बाकी समुदायों का क्या होगा, ये अलग परिस्थिति है। यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जीती गई नरकटियागंज की सीट की हम देखते हैं। वहां पर भले ही फ्रेंडली फाइट हो रही है, लेकिन शाश्वत केदार पांडे जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में ब्राह्मण, दलित और मुसलमान एक तरफा इकट्ठा हो रहे हैं और वहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को बाहरी माना जा रहा है। ठीक यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए चनपटिया की सीट पर है। यही स्थिति रक्सौल की सीट पर है, जहां वैश्य समुदाय ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वैश्य कैंडिडेट के साथ यानी कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ जा रहा है। ठीक यही स्थिति उस सीट पर भी है जहां रवीश कुमार वरिष्ठ पत्रकार, उनके भाई चुनाव लड़े गोविंदगंज में, वहां वही स्थिति है। कमोबेश इसी तरह की स्थिति रीगा की सीट पर दिखाई दे रही है। अब जरा पहले चरण के चुनाव में देखें तो यही स्थिति पारू की सीट पर दिखाई दे रही है, जहां 4 बार के सिटिंग विधायक का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटकर उस सीट को उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के हाथों दे दिया। ऐसे ही स्थिति हाजीपुर शहर में दिखाई दे रही है, जहां बहुत आदर्श स्थिति नहीं है। छपरा शहर की सीट भारतीय जनता पार्टी चुनावी मुकाबले में फंसती दिख रही है, क्योंकि जन सुराज ने एक मजबूत कैंडिडेट दे दिया है। दरभंगा शहर की सीट पर भी पिछली बार जैसी आसान स्थिति दिखाई नहीं दे रही। और याद रखिए, मैं शहरी सीटों की बात कर रहा हूं, अर्बन या सेमी अर्बन सीटों की। गोपालगंज में भी यदि जन सुराज के कैंडिडेट ने नामांकन वापस नहीं लिया होता तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो गई होती। हालात भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अनुकूल बिहार में दिखाई नहीं दे रहे, और अनुकूल एक तरफ जन सुराज ने नहीं बनने दिया, दूसरी तरफ नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा नहीं कर रहे, उससे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और इन सब के बीच तेजस्वी यादव बड़े बड़े दावे कर रहे हैं जनता के बीच। लालू यादव और उनकी पार्टी अब नए कलेवर में नजर आ रही है। लालू यादव की फनी स्पीच आपने संसद से लेकर हर जगह सुनी होगी। गंभीर से गंभीर बात भी लालू यादव व्यंग विनोद की मुद्रा में कह देते थे और सामाजिक रूप से बड़ा संदेश दे देते थे। लेकिन अब जमाना जेनजी का है। जेनजी नीतीश कुमार के सुशासन को भी परख चुका है और लालू राबड़ी शासनकाल के सामाजिक न्याय को भी देख चुका है। 11 सालों से नरेंद्र मोदी के चुनावी हिंदुत्व की घुट्टी भी वो पीने के लिए विवश है। अब उसके सामने जो सबसे बड़ा सवाल है, वो सवाल है रोजगार का सवाल। और रोजगार के नाम पर प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री बिहार में जाकर रोजगार के नाम पर कहते हैं कि रील्स बनाकर नौजवान पैसे कमा रहे हैं। मतलब गुजरात में गिफ्ट सिटी खुले। गुजरात जो 26 और 25 लोकसभा सीटें भाजपा को दे, वहां सब कुछ मिल जाए, बुलेट ट्रेन तक मिले, रेलवे यूनिवर्सिटी तक मिले, गिफ्ट सिटी तक मिले और सबसे बड़ा सोलर पार्क तक मिले, सोलर एनर्जी प्लांट तक। लेकिन बिहार जहां से 40 एमपी चुनकर जाते हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पर कभी बिहार ने 39 सीटें दी, कभी 30 सीटें दी, तो कभी 31 सीटें दी। मतलब हर बार गुजरात से ज्यादा सीटें बिहार ने दी। बावजूद बिहार को सिर्फ वही पलायन के दर्द वाली ट्रेनें दी जाती है कि उसमें ठुसा करके
ट्रेन में किसी तरह से रेलम रेला करते हुए, ट्रेन के टॉयलेट में बैठ करके गुजरात और दूसरे राज्यों में मजदूरी करने लोग जाएं? क्या इसी के लिए और 5 किलो राशन और मोदी जी के भाषण के लिए बिहार के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो? यह मुद्दा पहले से खड़ा है। और जब यह मुद्दा पहले से खड़ा है तो सामाजिक आधार पर जहां भारतीय जनता पार्टी लालू यादव के मुकाबले में अकेले सक्षम नहीं थी, अटल आडवाणी की जोड़ी ने 95-96 में इस बात को समझ लिया कि उसे उधार का चेहरा लगाना ही पड़ेगा और उस उधार के चेहरे से मुक्ति पाने की जद्दोजहद में भारतीय जनता पार्टी कहीं 1985 वाले दौर तक तो नहीं पहुंच जाएगी। ये हालात बिहार में जमीन पर बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पिछले 35 सालों के चुनावी प्रदर्शन को देखें तो क्या रहा है। 90 में 39, जब बिहार झारखंड एक था तब, 95 में भी बिहार झारखंड एक था तब 41, वर्ष 2000 में बिहार झारखंड जब एक था, एक ही राज्य था तब 67, 2005 के दोनों चुनाव में, पहले चुनाव में 37, दूसरे चुनाव में 55, नीतीश कुमार की सरकार के 5 साल के कामकाज की मजदूरी मांगने के दौर में 2010 में 91, जो बीजेपी का पीक था, और पीक था उस दौर में मुसलमानों का वोट भी बड़ी संख्या में भाजपा को मिला। 2015 में भारतीय जनता पार्टी पुनः मुस्को भवा, मात्र 53 सीटें। बिहार के डीएनए, नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाया गया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। उस वक्त सिर्फ 53 सीटें। उसके बाद देखें तो चिराग मॉडल के दौर में 74 सीटें। क्या अब भारतीय जनता पार्टी 53 से भी नीचे चली जाएगी? अभी तो नीतीश कुमार ने ट्रेलर दिखाया, आज दूसरा ट्रेलर दिखाया। कल शाम में मुसलमानों के नाम खुली अपील करके पहला ट्रेलर दिखाया था, आज नीतीश कुमार ने दूसरा ट्रेलर दिखा दिया। और इस ट्रेलर को भारतीय जनता पार्टी कम से कम चुनावी रूप से झेल पाएगी, फिलहाल तो सक्षम नहीं दिखाई देता। हो सकता है कि नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी में कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर या छपरा कहीं की भी सभा में ऐलान कर दे कि नीतीश कुमार ही सीएम कैंडिडेट हैं। अभी तक तो बाकी नेता कह रहे हैं, राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं, संजय झा कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, लेकिन संजय झा और उपेंद्र कुशवाहा या राजीव प्रताप रूडी के कहने को बिहार की जनता सीरियसली नहीं लेती है। जिन्हें कहना है, जिनकी पार्टी के समर्थन से, जो पार्टी के आला कमान है, जिनके रहमो करम पर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, स्वाभाविक है गठबंधन की सियासत है तो किसी न किसी के रहमो करम पर ही किसी की सरकार बनेगी। राजद और भाजपा एक हो नहीं सकते, लालू यादव की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक हो नहीं सकती, तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कोई मतलब नहीं है। सरकार तो बिहार में तभी बनेगी जब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी एक हो, या नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल एक हो। विधानसभा का जो परिस्थिति दिखाई दे रही है, 122 सीटें किसी भी राजनीतिक दल को अकेले नहीं आ रही है, ये बात साफ तौर पर सभी जानते हैं। भाजपा और जदयू तो 122 पर लड़ भी नहीं रहे। 122 से थोड़ी ज्यादा सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल जरूर चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसे भी 122 सीटें नहीं मिलेंगी, ये बात राजद के नेतृत्व को भी पता है। तो 122 का आंकड़ा पूरा करने के लिए दो ही परिस्थितियां हैं, बीजेपी प्लस जेडीयू या जेडीयू प्लस आरजेडी। अब इस दोनों में जेडीयू एक कॉमन फैक्टर है। यह बिहार का सबसे बड़ा सत्य है, कोई इस बात को माने ना माने, लेकिन यह सबसे बड़ा सत्य है कि बिहार में बहुमत का आंकड़ा यानी 122 का नंबर बिना जनता दल यूनाइटेड के किसी गठबंधन का पूरा नहीं होना। तो क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए एक बहुत बड़ा चुनावी रिस्क ले लिया है? और जब रिस्क लिया है तो चिराग पासवान के घर खरना का प्रसाद खाने पहुंचने वाले नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की रैली में नहीं पहुंच रहे हैं। यह खबर जब अंदरूनी सूत्रों के हवाले से बाहर आनी शुरू हो गई है, तो उसके बाद की सियासी फिजा राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के एक साथ मंच पर आने के बाद की परिस्थितियां किस दिशा में लेकर चली जाएंगी, इसके बारे में फिलहाल हम कयास ही लगा सकते हैं, अंदाजा ही लगा सकते हैं। थोड़ा और परिस्थितियों को साफ होने दीजिए, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।